हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट लेक्चर वायरल मॉर्फोलॉजी हमारा टॉपिक है। इसको कॉपी पे मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसमें आप लोगों को कई फिगर भी दिखाने होंगे जो ड्रॉ करना बहुत अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसीलिए इस आज का टॉपिक हम लोग पीपीटी पे पढ़ेंगे। उसके बाद के जो टॉपिक्स होंगे वो हम लोग फिर कॉपी पे ही पढ़ेंगे। तो वायरल मॉर्फोलॉजी आज हम देख लेते हैं। इससे वायरस का स्ट्रक्चर हमें पता चल जाएगा कैसा होता है। क्लासिफिकेशन हम पहले ही देख चुके हैं और इसका इंट्रोडक्शन भी पहले पढ़ चुके हैं। तो वायरल मॉर्फोलॉजी भी मेनली हम वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरह का होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले है वायरल कैप्सिड। वायरल कैप्सिड क्या होता है? हमें पता है कि वायरस किस चीज़ से मिलकर के बना होता है। उसके पास अपना एक न्यूक्लिक एसिड होता है, जीनोम होता है, और उस जीनोम के चारों तरफ की जो कवरिंग होती है वो कैप्सिड कहलाती है। वो प्रोटीन की बनी होती है जिसको हम कहते हैं कैप्सिड। तो पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है कि वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कोर सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड। एक न्यूक्लिक एसिड टाइप की चीज़ होगी, मान लीजिए इस तरह से, उसके चारों तरफ की जो कवरिंग होगी इसको हम कहेंगे कि कैप्सिड है। ठीक है, अब इस कैप्सिड में क्या होता है? प्रोटीन की यूनिट होती है। तो प्रोटीन की जो इंडिविजुअल यूनिट होती है या जिसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सोमियर। मीन्स कैप्सिड की जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं उसको हम लोग कहते हैं कैप्सोमियर। ठीक है, इसको कहेंगे हम कैप्सोमियर। तो इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई। कोई पूछे तो बता सकते हैं आप। ठीक, अब न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड को मिला करके एक हम टर्म यूज़ करते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड। ये टर्म आपको नाम से समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियो कैप्सिड कहा जा रहा है। तो इस पूरी की पूरी असेंबली को हम लोग न्यूक्लियो कैप्सिड का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कैप्सिड के बारे में हो गया। उसके बाद इस कैप्सिड के फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहले तो क्या करता है, एक तरह से आप देख रहे होंगे कि इस आरएनए या जो जीनोम के चारों तरफ से कैप्सिड की कवरिंग है, तो इसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दे रही है इसके जीनोम को। इसको बाहर के एंजाइम से, डिग्रेडिंग एंजाइम से बचा के रख रही है, वरना बाहर से एंजाइम आएगा, इस जो न्यूक्लिक एसिड उसको काट छाट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। लेकिन अगर कैप्सिड की कवरिंग रहेगी तो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इसका प्रोटेक्शन करने का काम करता है, किसका? वायरल जीनोम का प्रोटेक्शन करने का काम करता है कैप्सिड, जो कि प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। इसके अलावा ये अटैचमेंट में भी हेल्प करता है। ये चीज़ प्रोटीन की जो ये कवरिंग है ये सेल के सरफेस से अटैचमेंट में हेल्प करती है। सेल सरफेस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे बाइंड करके सेल के सरफेस से अटैच होने का काम भी करती है। न्यूक्लिक एसिड डायरेक्ट तो बाइंड हो नहीं पाएगा, उसके लिए कुछ प्रोटीन्स होनी चाहिए जो रिसेप्टर्स पे बाइंड करें। तो ये होस्ट सेल से बाइंडिंग में भी हेल्प करता है। कौन? कैप्सिड। ठीक है, इसके अलावा इसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है। प्रोटीन है तो उसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी तो होगी। ठीक है, इसी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप की जाती हैं जिससे ये मर सके। ठीक है, और ये जो कैप्सिड है वो अलग अलग वायरस के लिए बहुत ही स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं होता कि एक वायरस जिस तरह की प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हो उसका कैप्सिड, उसी तरह का दूसरा वायरस नहीं बना होता। उसी तरह के कंपोजिशन वाले कैप्सिड का कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, तभी हर एक वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप की जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या प्रोवाइड करता है? ये स्ट्रक्चरल सिमेट्री, एक सिमेट्री देता है, एक शेप देता है पर्टिकुलर वायरस को। कौन? कैप्सिड। कैप्सिड की वजह से ही हम अलग अलग शेप में पहचानते हैं कि अच्छा कैप्सिड इसका इस तरह के शेप का है, कैप्सिड इस तरह के शेप का है, तो ये वाला वायरस होगा। तो कैप्सिड के ये सारे फंक्शन हो गए हमारे। ठीक है, 4 फंक्शन लिखे हुए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। अब हम पढ़ेंगे वायरस की सिमेट्री कैसे कैसे होती है, मतलब कैसा शेप होता है वायरस का, उसकी बाहर से मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। सबसे पहली हमारी है हेलिकल सिमेट्री। हेलिकल सिमेट्री सिंपल है। अगर न्यूक्लिक एसिड, मान लीजिए ये न्यूक्लिक एसिड बीच में पड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ से इस तरह से कोई कैप्सिड की सिमेट्री है, मतलब एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बीच में न्यूक्लिक एसिड फंसा हुआ है, तो इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं हेलिकल सिमेट्री। ठीक है, इसमें क्या होता है? लिखा हुआ है द न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सोमियर्स आर बाउंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स और स्पाइरल स्ट्रक्चर, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस में होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसका यहाँ फिगर भी बना हुआ है।
तो सिंपल है, एक हेलिक्स के फॉर्म में इसमें प्रोटीन रहता है, बीच में हमारा न्यूक्लिक एसिड रहता है, सिंपल ये हेलिकल सिमेट्री हो गई। दूसरी है आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। अब आइकोसाहेड्रल सिमेट्री क्या होती है ये आप समझ लीजिए। आइकोसा का मतलब होता है 20, ठीक है। आइकोसाहेड्रल जो एक स्ट्रक्चर है उसमें होता क्या है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 12 वर्टिसेस होते हैं या कॉर्नर्स जिसको हम कह सकते हैं, और 20 साइड्स होती हैं। अब जैसे आप इस वाले फिगर में देखिए, इस वाले फिगर में आपको देखिए कितने फेस कितने, सबसे पहले आप देखिए कितनी वर्टिसेस दिखाई पड़ रही हैं, कितने कॉर्नर्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप देखिए काउंट करिए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 इधर दिख रहे हैं। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको काउंट करने में आसानी रहेगी। एक सेकंड, जैसे अगर हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये देखिए। अब काउंट करते हैं कि कितने कॉर्नर्स हैं इसके। तो जब हम कॉर्नर काउंट करेंगे तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, 6 7 8 9 कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं। अब इसके पीछे, जब हम इसके पीछे के कॉर्नर्स देखेंगे तो उसमें ये वाला और ये वाला, यही पीछे और बचे रह जाएंगे, बाकी तो ऊपर वाले जितने भी हैं इधर वाले काउंट हो चुके हैं। तो पीछे 3 और होंगे, इधर से देखने पे 9 है, पीछे 3 और होंगे तो 12 हो गए। तो 12 कॉर्नर्स हो गए जिसको हम लोग कहते हैं 12 वर्टाइसेस। अब इसमें देखिए फेसेस कितने हैं, फेस अब देखते हैं, हम दूसरे कलर से देख लेते हैं। एक सेकेंड, फेसेस क्या क्या हो जाएंगे इसमें, एक ये फेस हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फेस हमें दिख रहे हैं, और 10 फेस ही इसके पीछे भी होंगे। तो टोटल हमारे कितने फेस हो गए, 20। 10 इधर दिख रहे हैं, 10 पीछे होंगे, इसी तरह के सेम टू सेम इसी तरह का पीछे भी बना होगा। लेकिन जो कॉर्नर्स होंगे वो 12 ही होंगे, क्योंकि ये वाले जो कॉर्नर्स हैं जिसको अभी मैं पिंक से शो कर रही हूँ, ये आगे पीछे में कॉमन रहेगा, ठीक है। और जो ये वाले अंदर वाले हैं जिसको पर्पल से शो किया गया है, ये पीछे 3 और होंगे, आगे 3 है, तो टोटल 12 हो गए। अब आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये आइकोसाहेड्रल का मतलब क्या होता है, किस तरह से शेप होता है आइकोसाहेड्रल कैप्सिड अगर है तो क्या शेप होगा, ठीक है। अब इसको मैं फिर से जूम आउट कर देती हूँ, मतलब छोटा कर देती हूँ, ये हो गया हमारा। तो आइकोसाहेड्रल का मतलब, हम जूम इन कर दिया इसको, आइकोसाहेड्रल का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका हर एक फेस, जो भी हम फेस गिने हुए हैं ना, आगे 10 हैं पीछे भी 10 हैं, तो हर एक फेस इसका जो है वो एक अलग इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे के सारे साइड्स आपस में इक्वल हों, ठीक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब सॉरी, अब ये जो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री है इसके जितने भी वर्टाइसेस हैं, ठीक है, वर्टाइसेस का मतलब कॉर्नर्स, जो हमने कितने गिने थे, 12। तो उन 12 जो कॉर्नर्स हैं उस पर जो कैप्सिड रहता है उसका शेप होता है पेंटागोनल, ठीक है। पेंटागोनल शेप होता है जो कॉर्नर्स में रहते हैं, और जो फेस पे रहते हैं जो कैप्सिड, जिससे बल्कि कैप्सोमियर्स जो होते हैं, इसको कैप्सोमियर कहेंगे, वो हमारे हेक्सागन के शेप में होते हैं। मतलब देखिए जो यहाँ पे रहेगा फेस में, जिसको हम पिंक पिंक इस तरह से शो कर दिए हैं, ये कैसे कैप्सोमियर से मिलकर के बना होगा, हेक्सागोनल कैप्सोमियर से। और जिसके वर्टाइसेस हैं या जो इसके एपेक्स हैं, जो हमने कॉर्नर काउंट किए थे, वो कैसे कैप्सोमियर से मिलकर के बने होंगे, पेंटागोनल। अब ये पेंटागोनल और हेक्सागोनल क्या क्या होते हैं, ये आप यहाँ देखिए, कैप्सोमियर्स की बात हो रही है, जो प्रोटीन्स होंगे उसकी यूनिट की बात हो रही है जिससे ये बने होंगे, ठीक है। तो अब पेंटागोनल और हेक्सागोनल क्या होता है, आप इस फुटबॉल को देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। ये देखिए, अब मैं इसको जूम कर दे रही हूँ और फिर से इस फुटबॉल को देखिए। इस फुटबॉल में जो ब्लैक ब्लैक हैं, जो वर्टाइसेस हैं, वो पेंटागोनल हैं, उसको हम एक तरह से मान सकते हैं कॉर्नर से। जो पेंटागन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, या आपको ग्रीन कलर के एरो से शो किए गए हैं पेंटागन्स, या एक तरह से समझिए कॉर्नर्स पे हैं। तो कॉर्नर्स पे पेंटागन है और बीच वाले जो फेस हैं उसको हम हेक्सागन कह रहे हैं। तो उसी तरह से जो हमारे ये आइकोसाहेड्रल वाले जो कैप्सिड होते हैं, इसमें जो फेस वाले होते हैं, ये इसमें जो कैप्सोमियर्स होंगे, कई सारे कैप्सोमियर्स होंगे, तो वो कैप्सोमियर्स किस शेप के होंगे,
वो हेक्सागोनल शेप के होंगे, और जो यहाँ पे होंगे प्रोटीन्स उनके जो कैप्सोमियर्स होंगे वो किस शेप के होंगे, पेंटागोनल शेप के कैप्सोमियर्स होंगे, यही हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है हमारा एडिनो वायरस का। एडिनो वायरस का जब आप देखेंगे, आप चाहे तो एडिनो वायरस का गूगल पे इमेज सर्च कर सकते हैं, आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, वो इसी तरह का होगा, आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल में एडिनो वायरस आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। अब एक कुछ ऐसी सिमेट्री भी होती हैं ना तो वो पूरी तरह से आइकोसाहेड्रल ही होती है, ना तो हेलिकल ही होती हैं, वो कुछ मिक्स फॉर्म में होती हैं, कुछ अलग टाइप का स्ट्रक्चर शो होता है, जैसे बैक्टीरियोफेज। फेज वायरस में ऐसा होता है, देखिए इसकी जो कैप्सिड वाला मतलब इसका जो हेड वाला पार्ट है, इसका ये बैक्टीरियोफेज का जो हेड वाला पार्ट है ये बना हुआ है किस तरह से, आइकोसाहेड्रल। इसकी जो ये वाला पार्ट है ये देखिए हेलिकल शेप में बना हुआ है, और इसका जो टेल है ये अलग ही है, जो हमने ना हेलिकल में पढ़े हैं ना आइकोसाहेड्रल पढ़े हैं। एक तरह से मिक्स टाइप का है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इस सिमेट्री को कॉम्प्लेक्स सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फेज वायरस, मतलब जिसकी ना तो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री ही कम्प्लीटली होती है, ना ही हेलिकल कम्प्लीटली होती है, मिक्स्ड होती है, कुछ और टाइप के स्ट्रक्चर भी उसमें अगर हो सकते हैं तो वो हमारी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री के अंदर में आती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए, इसके वायरल इन्वेलप के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि वायरल इन्वेलप क्या होते हैं। और अगर इन्वेलप होते हैं तो वायरस को हम कहते हैं इन्वेलप्ड वायरस, और अगर इन्वेलप प्रेजेंट नहीं होता है तो हम नॉन इन्वेलप वायरस भी कहते हैं उसको, या नेकेड वायरस कहते हैं। तो वायरस विद इन्वेलप इन्वेलप्ड वायरस, एंड वायरस विद नो इन्वेलप नेकेड वायरस या नॉन इन्वेलप्ड वायरस। तो इन्वेलप होता क्या है, इन्वेलप वायरस की आउटर कवरिंग होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ कैप्सिड था, अब इस कैप्सिड के भी चारों तरफ एक और स्ट्रक्चर अगर होता है तो उसको इन्वेलप कहते हैं। ठीक है, अब इस इन्वेलप में अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जिसको हम इन्वेलप प्रोटीन कहते हैं। इसमें अलग अलग टाइप की प्रोटीन होती हैं जो बाहर की तरफ निकली होती हैं, उनको हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, या हम उसको क्या कहते हैं, पेप्लोमर्स। अभी ये सब देखिए आपके पॉइंट्स लिखे होंगे, हम एक एक पॉइंट पढ़ते चलते हैं, आप देखते जाइए। The envelope or outer covering of virus containing lipid is derived from the plasma membrane of the host cell। अब होता क्या है, जैसे वायरस बन के, जैसे मान लीजिए हमारी सेल में वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो जब वो वायरस अपने कैप्सिड के साथ सेल से बाहर निकलता है तो थोड़ा पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी वो ले लेता है। कौन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, होस्ट सेल, मतलब हमारी, मतलब हमें इन्फेक्शन हुआ है तो हमारी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका थोड़ा सा पार्ट अपने साथ निकालता लेके चला जाता है, तो वही इन्वेलप का काम करता है। ठीक है, अब मैनी एनिमल वायरस, अब बहुत सारे एनिमल वायरस में ही इन्वेलप प्रेजेंट होता है, कुछ प्लांट वायरस होते हैं जिनमें होता है, और बहुत ही कम या एकाध बैक्टीरियल वायरस ऐसे होते हैं जो इन्वेलप्ड होते हैं। और बैक्टीरियल इन्वेलप्ड वायरस में बैक्टीरियोफेज ही कुछ टाइप के होते हैं जो इसमें आते हैं उस एग्जाम्पल में। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज, क्योंकि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे तो कुछ बैक्टीरियोफेज ही आएंगे। अब वो बैक्टीरियोफेज के अलग अलग नाम होते हैं, बस आप इतना याद रखिए, कुछ बैक्टीरियल वायरस या एक आध बैक्टीरियल वायरस इन्वेलप्ड होते हैं, कुछ प्लांट वायरस इन्वेलप्ड होते हैं, बहुत सारे एनिमल वायरस इन्वेलप्ड ही होंगे। ठीक है, अब जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की मिलकर के बनी होती है, जो इनकी फॉर्म स्पाइक के फॉर्म में इन्वेलप से बाहर निकली होती है, जिसको हम पेप्लोमियर्स भी कहते हैं। पेप्लोमियर्स या स्पाइक प्रोटीन होती है, कहाँ पाई जाती है, इन्वेलप में। ठीक है, इन्वेलप में पाई जाने वाली कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन को हम स्पाइक प्रोटीन या पेप्लोमर्स कहते हैं। और स्पाइक और पेप्लोमियर्स का काम क्या होता है, ये अटैचमेंट में हेल्प करती हैं सेल सरफेस से। ठीक है, रिसेप्टर से बाइंड करने में हेल्प करती हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आपको पता ही है आजकल जो चल रहा है, कोरोना वायरस। क्या कोई भी जो फ्लू वायरस होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है उसका भी यही शेप होता है। कौन सा शेप होता है, इन्वेलप्ड, स्पाइक और पेप्लोमियर्स के फॉर्म में उसमें होते। जैसे देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस का यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने दिखाया हुआ है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। देखिए इसमें जैसे स्पाइक प्रोटीन निकले हुए हैं। अब इसमें दो तरह की स्पाइक प्रोटीन है, एक तरह की स्पाइक प्रोटीन को हम लोग कहते हैं न्यूरामिनिडेज, एक तरह की स्पाइक प्रोटीन हो गई न्यूरामिनिडेज। ठीक है, और दूसरी तरह की स्पाइक प्रोटीन इसमें होती है हीमएग्लूटिनिन। इसके बारे में जब हम लोग अपना जब
इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे, सॉरी इम्यूनोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि न्यूरोइम्यूनिटेज और हीमोग्लूटिनिन एक तरह की एंटीजेनिक प्रोटीन होती हैं, कैसे काम करती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसमें दो तरह की स्पाइक प्रोटीन होती हैं, न्यूरोइम्यूनिटेज और हीमोग्लूटिनिन। ठीक है, कैप्सिड इसके अंदर वाला पार्ट हो गया, इन्वेलप बाहर का पार्ट हो गया, न्यूक्लियो प्रोटीन तो अंदर है। ठीक, न्यूक्लियो प्रोटीन के में क्या है, प्रोटीन प्लस कैप्सोमियर का जो कैप्सिड का मिक्सचर है वही हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इन्वेलप वायरस, या वायरस इन्वेलप क्या होते हैं इसके बारे में हो गया। तो ये कुछ स्ट्रक्चर से रिलेटेड इतनी ही बातें हमें मेनली पढ़नी थी कि सिमेट्री कैसे कैसे होती है, उसमें आरएनए के बाहर क्या होता है, आरएनए के बारे में, आरएनए या डीएनए जीनोम के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन भी देख चुके हैं। आज हमने देख लिया उसके बाहर क्या क्या चीज़ें और पाई जाती हैं उसके बारे में भी क्लियर हो गया, उनका फंक्शन क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, कल हम इसके आगे देखेंगे। हमें मेनली इसमें पढ़ना है बैक्टीरिया की लाइटिक एंड वायरस की जो लाइटिक या लाइसोजेनिक फेज़ होती है, मेनली बैक्टीरियोफेज की, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। वायरस बैक्टीरिया के अंदर कैसे ग्रो करता है, कैसे बाहर निकलता है, उसमें अगर ग्रो नहीं कर रहा है तो लेटेंट फेज़ में पड़ा रहता है तो कौन सी साइकिल चलती है, ये सब चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज तब तक आप लोग इतने नोट्स बना लीजिएगा, जो जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख लीजिएगा। अगर जितने आप लोगों से स्ट्रक्चर बन पाए उतने स्ट्रक्चर भी बना लीजिएगा, वरना अपने आप में समझ के रखिएगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू।